U प्लस पीवी, और H हमारा होता है टोटल हिट कंटेंट, टोटल हिट कंटेंट ऑफ सिस्टम, टोटल हिट कंटेंट ऑफ सिस्टम। और एक ऐसा होता है स्टेट फंक्शन, दिस इज स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन आपको पता है जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। स्टेट फंक्शन का मतलब जो पाथ पे डिपेंड ना करे उसको हम लोग स्टेट फंक्शन बोलते हैं। और डेल्टा एच बराबर यू प्लस पीवी होता है, ये हमारा हिट कंटेंट होता है। तो अगर हम डेल्टा एच निकालें यहाँ से, तो डेल्टा एच हमारा हो जाएगा डेल्टा यू P2 V2 माइनस P1 V1। डेल्टा एच हमारा हो जाएगा P2 V2 माइनस P1 V1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम डिस्कस करें फॉर आइसोबारिक। आइसोबारिक के लिए अगर इसको हम डिस्कस करें, आइसोबारिक के लिए अगर इसको हम डिस्कस करें, ये आइसोबारिक के लिए क्या होगा, तो डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस P V2 माइनस V1, P V2 माइनस V1। तो इसको हम लोग कर सकते हैं N सीधे डेल्टा T, और इसको हम लोग बोल देते हैं R डेल्टा T। P V2 माइनस V1 बोल सकते हैं ना, NR डेल्टा T। देखा ध्यान दीजिएगा, V2 है V1 है, V2 माइनस V1, तो मिला जुला के क्या हो जाएगा डेल्टा एच बराबर NCP डेल्टा T। और डेल्टा T NCP, ध्यान दीजिए NCP डेल्टा T, तो ये फार्मूला भी काम करेगा, ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। और ध्यान देना है डेल्टा T बराबर 0 होता है फॉर आइसोथर्मल, और आइसोथर्मल तो डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसके लिए, आइसोथर्मल के लिए। तो हम लोग को ध्यान रखना है इंथैल्पी क्या होता है, टोटल हिट कंटेंट ऑफ सिस्टम। अच्छे से समझिएगा, इंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो H बराबर U प्लस पीवी। ठीक है, ये हम लोग का होता क्या है, टोटल हिट कंटेंट ऑफ सिस्टम होता है। चेंज इन इंथैल्पी हमारा क्या होता है, डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। आइसोबारिक के लिए हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, डेल्टा H बराबर NCP डेल्टा T। और आइसोथर्मल मतलब देखिए स्टेट फंक्शन है, तो ये सोचिए कि आप आइसोबारिक के लिए लिख रहे हैं, स्टेट फंक्शन का मतलब हर प्रोसेस के लिए उसकी वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो अलग बात हमने इसको निकाला आइसोबारिक के लिए है, बट हर प्रोसेस के लिए वैल्यू, ठीक है ना। तो अगर आइसोथर्मल में हमको पता है कि डेल्टा T 0 होता है, तो हमारा डेल्टा H भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डेल्टा H ध्यान रखिए इंथैल्पी। तो अक्सर यहाँ पूछता है कि आइसोथर्मल में डेल्टा H क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप ये ध्यान रखेंगे। और एक तो हम लोग छोटे मोटे सवाल इस पर कर देते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो मैं आपको बता दिया छोटे मोटे सवाल इसमें हम लोग कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन में लिख रहा हूं, फॉर isothermal process, correct statements और isothermal process correct statements। पहला डेल्टा T बराबर 0, दूसरा डेल्टा U बराबर 0, तीसरा डेल्टा H बराबर 0 और चौथा ऑल ऑफ दिस। तो हमको पता है कि जब प्रोसेस आइसोथर्मल होगा तो डेल्टा T 0 ही होगा और डेल्टा U भी 0 होगा, डेल्टा H भी 0 होगा। ये सब गलत और ये वाला सही, एक ही ऑप्शन सब लोग टिक करेंगे नहीं, तो हमारा आखिरी वाला सही है। तो हम समझ गए हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में किस हिसाब से होता है। अब एक हम छोटा सा सवाल इस पर कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। इसको मिटा दे रहा हूँ, एक हम छोटा सा सवाल इस पर कर लेते हैं। देखिए मैं कह रहा हूं ए रियल गैस इज टेकन एट 280, 5 लीटर, 300 Kelvin and changed to उसको हमने चेंज कर दिया एंड चेंज टू 3 लीटर 580 200 Kelvin
200 Kelvin. In this process, delta U is 10 liter ATM. 10 liter ATM. Find delta H. Find delta H. तो ये रियल गैस है, रियल गैस। तो अगर कोई बच्चा सोच रहा हो कि हम डेल्टा H बराबर NCP डेल्टा T ले लें, है ना, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि CP कहाँ से तुम निकाला रियल गैस का? भाई रियल गैस का CP का तो कोई मतलब नहीं। जब आइडियल गैस रहेगा, मोनोएटॉमिक रहेगा, तब ना तुम कहोगे कि हाँ भाई 5R/2 होगा, डायएटॉमिक रहेगा तो 7R/2 होगा। लेकिन जब रियल गैस है तो यहाँ CP ही नहीं निकल पाएगा तो कोई मतलब नहीं इसका। तो हम लोग कैसे इसको यूज करेंगे? तो हम लोग इसको ऐसे नहीं, ऐसे यूज करेंगे। डेल्टा H बराबर डेल्टा U P2 V2 माइनस, इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए डेल्टा U हमारा कितना दिया? 10। अब P2 V2 देखिए, P2 V2 ये है P2 V2। तो देखा जाए ये हमारा कितना है? 5 × 3 P2 V2, और P1 कितना है? देखिए 10 2 × तो बराबर क्या आ जाएगा? 15 लीटर। तो हड़बड़ा मत कीजिएगा, थोड़ा आपसे गलती ना हो, इसलिए भी पूछा हुआ सवाल है IIT का। इसलिए उसी हिसाब से जो क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना, वो सब मैं आपको बताता जा रहा हूँ ताकि मेंस में किसी तरह की दिक्कत ना हो, और नीट में तो ऑब्वियसली कोई दिक्कत ना हो। तो हर तरह का सवाल मैं कराते जा रहा हूँ, ठीक है ना। थियरेटिकल पॉइंट बता रहा हूँ और बाकी सब भी बताते जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक और सवाल आपको मैं इसी पे करा देना चाहता हूँ। फेज चेंज वाले भी सवाल आ जाते हैं। तो अभी मैंने एक रिलेशनशिप लिखा था, आपने शायद ध्यान दिया होगा, है ना, कि हमने लिखा था कि डेल्टा H बराबर हमारा क्या होता है? डेल्टा U प्लस NR। अभी हम लिखे थे और यहीं से हमने इसको डेराइव किया था NCP डेल्टा T। लिखे थे कि नहीं लिखे थे? लिखे थे। तो इसी से इसको डेराइव किए थे कि NCP क्या होगा? ये डेल्टा T होगा, ठीक है ना। कॉमन वन लेके हम डेराइव किए थे। तो फेज चेंज वाले भी सवाल आते रहते हैं। और डेल्टा H क्या होता है? एंथैल्पी होता है। तो हम एक सवाल इस पे भी करा देते हैं। 1 मोल ऑफ H2 is vaporized at 373 Kelvin. Vaporized at 373 Kelvin. If delta H for the process is 40 kilojoule, find delta. तो इस तरह का सवाल भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैं एक सवाल करा दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं इसको किलोजूल पर मोल कर देता हूँ। किलोजूल पर मोल, 1 मोल वाटर हमारे पास है। डेल्टा H हमारा कितना दिया हुआ है? 40 किलोजूल पर मोल दिया हुआ है, ठीक है बच्चा। अब हमको पता है कि डेल्टा H बराबर क्या होता है? डेल्टा U प्लस डेल्टा NR डेल्टा T होता है ना। या इसी को हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि जब भी केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, क्या हो रहा हो? केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? NR डेल्टा T को डेल्टा NR T भी कर सकते हैं। मैं ये ऑलरेडी आपको बता चुका कि जब भी केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, तो मैं बताया था कि दिस इज बेसिकली वर्क, है क्या? वर्क। और आइसोबारिक में जो वर्क है यही होता है, क्योंकि किसके लिए होल्ड कर रहा था? मैं बताया था आइसोबारिक के लिए, आइसोबारिक के लिए, और ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। और डेल्टा N क्या होता है? मोल ऑफ मोल। डेल्टा N आपको बताया था N2 माइनस N1। डेल्टा N ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, N2 माइनस N1 ये है गैसी प्रोडक्ट, गैसियस
प्रोडक्ट मोल, और ये हमारा है गैसियस रिएक्टेंट मोल। ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक क्वेश्चन भी करवा चुका हूँ। और जब वाटर का हम वेपराइजेशन कराएंगे तो H2O लिक्विड से क्या लिखेंगे, H2O गैस, ये लिखेंगे, ये 1 मोल है, तो ये भी क्या होगा 1 मोल हो जाएगा। तो हम जब N2 कहेंगे तो N2 तो 1 मोल आएगा, लेकिन N1 हमारा क्या होगा 0 मोल होगा। अब आप सोच रहे हैं कि 0 मोल क्यों होगा, क्योंकि ये गैसियस लेते हैं, गैसियस। तो यहाँ देखिए जो H2O है ये तो है हमारा गैस है, लेकिन यहाँ तो लिक्विड है ना, ये लिक्विड है। रिएक्टेंट में गैस है कहाँ, है ही नहीं। तो यहाँ गैस का कितना मोल है रिएक्टेंट में 0 मोल, और यहाँ पे गैस है, ये गैस है, देखिए गैस लिखेंगे, गैस, यहाँ गैस का 1 मोल है प्रोडक्ट, ठीक है। तो यही रिलेशनशिप अगर हम लगाएंगे तो डेल्टा एच हमारा क्या है 40, डेल्टा यू हम लोगों को निकालना है प्लस N2 1 माइनस 0, R की वैल्यू मैं बता चुका हूँ 25/3 इंटू 371। हाँ, हम लोग को ध्यान देना, ठीक है। मैं थोड़ा इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छे से लिख सकूँ इस चीज को। ऊपर में लिखता हूँ इस चीज को, तो यहाँ कंफ्यूजन हो, डाटा आपको तो ध्यान है, ऊपर लिखता हूँ। तो डेल्टा एच हमको पता है कि 40 हमारा है, डेल्टा यू हमको पता करना है प्लस N2 1 माइनस 0 मोल, N2 देखिए 1 है और N1 हमारा क्या है 0, मैं बता चुका हूँ। R की वैल्यू होती है 25/3, R की वैल्यू, और टेम्परेचर हमारा क्या था मैंने 373। बट चक्कर ये ध्यान देना है कि ये किलो जूल में है और ये जूल में आता है, जो गलती होती है ये जूल में आता है, इसको 1000 से भाग देते हैं तब हमारा आएगा, नहीं तो आएगा। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है एग्जाम में बच्चों की, इसको जूल किलो जूल में लेते तो किलो जूल में चेंज कर लीजिएगा, तो फाइनल जो हम लोग का आएगा हाल चल। अब इसमें कोई दम नहीं, 40 बराबर डेल्टा यू प्लस 25, इधर से 3000 हो जाएगा ये इंटू 373। तो आप अब सोल्व कर लीजिए, डेल्टा यू की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से छोटा मोटा सवाल आता है डेल्टा एच पे, और जब डेल्टा एच का सवाल आएगा तो इसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो हमने फर्स्ट लॉ के सारे पैरामीटर पढ़ लिए हैं, डेल्टा एच भी पढ़ लिया। अब हम लोग आगे चल रहे हैं, जब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे तो आगे हम लोग सेकंड लॉ को डिस्कस करने जा रहे हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ तक हम लोग पढ़ चुके हैं, अब आगे हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स शुरू करने वाले हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में पढ़ते हैं, और सेकंड लॉ हम लोग डील करते हैं फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस, वेदर प्रोसेस टेक्स प्लेस और नॉट। डील करता है, डील्स विथ फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस, मतलब कि कोई भी काम होगा कि नहीं होगा। और ये कहता है सेकंड कि जब डेल्टा एच टोटल ग्रेटर देन 0 होगा तो हम लोग का प्रोसेस जो है वो नेचुरल होगा। यह कैसा होगा, इरिवर्सिबल होगा। और जब डेल्टा एच टोटल 0 हो जाएगा तो हम लोग का प्रोसेस रिवर्सिबल या इक्विलिब्रियम होगा। और अगर हम लोग का डेल्टा एच टोटल ये हम लोग का अगर ग्रेटर देन 0 हो गया तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, इसको हम लोग स्पॉन्टेनियस भी बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस भी बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस भी बोलते हैं।
समझ रहे? नॉन स्पॉन्टेनियस, दिस इज स्पॉन्टेनियस भी इसको बोलते हैं। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप हो जाए, और ये नॉन स्पॉन्टेनियस। अब जो डेल्टा एस टोटल होगा यार, वो हमारा क्या होता है? डेल्टा एस टोटल, इसको डेल्टा एस यूनिवर्स भी बोलते हैं, यूनिवर्स भी बोलते हैं, दिस इज। और ये हमारा होता है क्या? टोटल मतलब पूरा यूनिवर्स, मतलब डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। अब सिस्टम का तो तुम निकाल दोगे डेल्टा एस, बचता कौन है? सराउंडिंग का। सराउंडिंग का डेल्टा एस हम निकाल ही नहीं पाते हैं। हाँ, सराउंडिंग का हम डेल्टा एस नहीं निकाल पाते हैं। क्यों नहीं निकाल पाते हैं? क्योंकि सराउंडिंग का हमको पता नहीं होता, मैं पहले बता चुका हूँ। सिस्टम वही होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसका पैरामीटर हमको पता होता है, और सराउंडिंग का पैरामीटर हमको पता नहीं होता है। तो ये जो एंट्रोपी स्टेटमेंट है, उसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाते। ये है एंट्रोपी स्टेटमेंट, है ना? ये जानते हैं डेल्टा एस एंट्रोपी को बोलते हैं, ये बता रहा हूं। एंट्रोपी, एंट्रोपी, दिस इज एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी को डेल्टा एस टोटल को चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है? तो ये जो स्टेटमेंट है ना, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम नहीं कर पाते क्योंकि डेल्टा सराउंडिंग हम निकाल नहीं पाते। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, अब समझ तो गए होंगे, हम लोग को याद रखना है ना, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में जो भी सवाल आएगा डायरेक्ट स्टेटमेंट में आता है। स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है ना, बट मैं लिख देता हूँ एंट्रोपी स्टेटमेंट, एंट्रोपी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फॉर सेकेंड is not useful, ये यूजफुल नहीं हो पाता। कोई कहेगा क्यों? तो कहोगे कि डेल्टा एस सराउंडिंग नहीं निकाल पाता है, डेल्टा सराउंडिंग निकाल ही नहीं पाएगा। अच्छे से करता हूँ, डेल्टा एस सराउंडिंग हम निकाल नहीं पाएंगे। तो डेल्टा एस सराउंडिंग जब हम निकाल ही नहीं पाएंगे तो हमारे लिए यूज भी नहीं होगा। कॉमन सेंस निकालेंगे तब नहीं यूज होगा, निकाल ही नहीं पाएंगे तो यूज कैसे होगा? तो हम इसका डेल्टा जी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, तो हम इसका पढ़ते हैं डेल्टा जी स्टेटमेंट, डेल्टा जी, डेल्टा जी स्टेटमेंट। तो हम लोग को ध्यान देना है, डेल्टा जी को हम लोग बोलते हैं क्या है? गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी। और ये बेसिकली हम लोग का होता है यूजफुल वर्क, यूजफुल वर्क होता है, ये यूजफुल वर्क होता है। गिव्स फ्री एनर्जी जो होता है दैट इज यूजफुल वर्क हम लोग का होता है। और डेल्टा जी होता क्या है? माइनस टी डेल्टा एस टोटल, इस तरह से इसको हम डिफाइन करते हैं। डेल्टा जी हम लोग का होता है माइनस टी डेल्टा एस टोटल। बट हम लोग इस स्टेटमेंट से मतलब नहीं, हम लोग इस स्टेटमेंट से मतलब रखते हैं डेल्टा जी सिस्टम बराबर डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम। पहले तो हम लोग को याद रखना है ये होता है, इस तरह से होता है। एक तो डेल्टा जी बराबर ये भी होता है माइनस टी डेल्टा एस टोटल, बट इसका हमारे लिए कोई यूज नहीं है। हम लोग इसी फॉर्म को यूज करते हैं कि डेल्टा जी सिस्टम बराबर डेल्टा एस सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम। और अगर हम स्टेटमेंट की बात करेंगे तो जो हम लोग का स्टेटमेंट होता है यहाँ पे सेकंड का डेल्टा जी के टर्म में, वो हम लोग का होता है डेल्टा जी लेस देन 0 फॉर इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, चाहे इसी को मैं कर रहा था स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा जी बराबर 0 किसके लिए? रिवर्सिबल, रिवर्सिबल के लिए। और डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 किसके लिए? नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए, ठीक है? तो ये सेकेंड लॉ है, हम लोग को ध्यान रखना है ये इरिवर्सिबल के लिए क्या होगा, रिवर्सिबल के लिए क्या होगा, और ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा। और ये हम लोग का डेल्टा जी है, डेल्टा जी सिस्टम बराबर डेल्टा सिस्टम माइनस टी डेल्टा सिस्टम। अब देखो डेल्टा जी को निकालना पॉसिबल है क्योंकि डेल्टा जी किसके टर्म है? सिस्टम के टर्म में। ये एंथैल्पी और ये एंट्रोपी, तो सिस्टम का एंथैल्पी एंट्रोपी हम निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कोई भी प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम एक तो छोटा मोटा सवाल इससे पहले करा दे, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है? हम लोग तो छोटे मोटे सवाल करा देते हैं।
दो छोटे मोटे सवाल मैं इसमें करा देता हूँ। चलो क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ CaCO3 सॉलिड बराबर CaO सॉलिड प्लस CO2 डेल्टा H बराबर 50 किलो जूल पर मोल और डेल्टा एच बराबर 50 जूल पर केल्विन पर मोल एट व्हाट टेम्परेचर एबव रिएक्शन इज spontaneous. At what temperature above reaction is spontaneous? पहला 900 केल्विन, दूसरा 1000 केल्विन, तीसरा 1200 केल्विन, चौथा 9। तो ये हम लोग का क्वेश्चन है। एक रिएक्शन हो रहा है और डेल्टा एच और डेल्टा एस दिया हुआ है, आपको बताना है कि ये कब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस मतलब हो जाएगा, तो हम वही बताएं कि स्पॉन्टेनियस का मतलब डेल्टा जी क्या होना चाहिए, लेस देन 0। ये सेकंड लॉ का स्टेटमेंट। अब डेल्टा जी क्या होता है, तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये भी क्या होना चाहिए, लेस देन 0। अब वैल्यू रख दो यार, तो डेल्टा एच कितना दी है 50 किलो जूल, उसको जूल में चेंज करना, ध्यान देना जूल में चेंज करना, क्योंकि ये किलो जूल में है और ये किसमें है, जूल में। तो यूनिट का बहुत ध्यान रखना। तो मैं इसको जूल में चेंज कर दिया, माइनस टी 50 लेस देन 0 है। इसको आप सोल्व तो कर ही लेंगे, तो यहाँ से टेम्परेचर क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1000 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, जूल किलो जूल का ध्यान रखिएगा। 1000 फटाटा कौन सा, पहला नहीं है, दूसरा नहीं, कौन सा है, तीसरा। तो समझ गए कि नहीं समझ गए। इसी तरह का छोटा मोटा सवाल जो हम लोगों का सेकंड लॉ पे आता है, एक आध सवाल और मैं भी करा दे रहा हूँ सेकंड लॉ पे। अब देख लीजिए कैसे कैसे करवाया गया है, ठीक है बच्चे। इसको मैं एक सवाल और मैं करा देता हूँ सेकंड लॉ पे, ठीक है। एक और सवाल मैं सेकंड लॉ पे आप लोग को करा देता हूँ, क्योंकि मैं बार बार कर रहा हूँ। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होता, बहुत ही आसान होता है, ठीक है। एक और सवाल मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। मैंने लिखा है PCl5 गैस बराबर PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। PCl5 गैस बराबर PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और हम यहाँ दे रहे हैं डेल्टा H बराबर 50 किलो जूल एंड डेल्टा S बराबर 100 जूल पर केल्विन। above reaction will be at equilibrium at what temperature, at what temperature। ये रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम पे कब होगा, एबव रिएक्शन विल बी एट इक्विलिब्रियम एट व्हाट टेम्परेचर, ठीक है। तो देखो इक्विलिब्रियम के लिए अभी हम कंडीशन पढ़े हैं कि डेल्टा जी हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, पढ़े ना। इक्विलिब्रियम के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अगर इसको हम लोग सोल्व करने जाएंगे तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस को आप क्या कह देंगे, 0। आप तो 0 कहेंगे ना। डेल्टा एच क्या दिया 50, इसको 1000 से गुणा करना होगा बस, क्योंकि देखो किलो जूल में है, नीचे जूल में है ना, ये किलो जूल में है, ये जूल में है। माइनस टी इंटू 100 बराबर 0। यहाँ से 100 करोगे तो टेम्परेचर क्या आ जाएगा 500। फिर तो 100 करना आता होगा तुम लोग, 100 करो तो 500 केल्विन आ जाएगा। इसी तरह के छोटे मोटे सवाल जो है वो हमारे डेल्टा जी पे आते हैं। अगर हम डेल्टा जी पे आएंगे दोबारा थोड़ा सा, पहले हम लोग थोड़ा एंट्रोपी थोड़ा सीख लेता, क्योंकि सेकंड लॉ का स्टेटमेंट था तो मैंने सिंपल सवाल आपको करा दिया। और जितने भी क्वेश्चन थे हर क्वेश्चन मैंने आपको क्या दिया था, डेल्टा दे दिया था। जब हम पहले सीख ले एंट्रोपी क्या होता है, तो एक सवाल और इस पे कर देंगे। तो देख लेते हैं एंट्रोपी के बारे में।
एंट्रोपी को हम लोग एस से दिखाते हैं, एस। और एक किसको मेजर करता है, रैंडमनेस, रैंडमनेस मेजरमेंट, तो एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस मेजरमेंट, रैंडमनेस। अब हम इसको, तो कॉमन सेंस अगर कोई आपसे पूछ दिया कि रैंडमनेस ज्यादा किसका होगा, तो सबसे ज्यादा रैंडमनेस किसका होगा, गैस का होगा। फिर किसका होगा, एस, लिक्विड का होगा। फिर किसका होगा, एस, सॉलिड का होगा। तो ये बताने की जरूरत नहीं कि गैस के साथ लगातार इधर उधर घूमता रहता तो सबसे ज्यादा रैंडमनेस किसका होगा, गैस का। फिर किसका होगा, लिक्विड का। और सबसे कम किसका होगा, सॉलिड का। ये बड़ी कॉमन सेंस है, ठीक है, ये रैंडमनेस। अब जो हम लोग का एंट्रोपी होता है वो हम लोग का स्टेट फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आप जब एक्सटेंसिव मतलब अमाउंट पे डिपेंड करेगा, कॉमन सेंस है। एक गैस रहेगा तो कम घूमेगा, 3 4 5 गैस रहेंगे तो और ज्यादा घूमेगा। तो जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतना ज्यादा लोग घूमेंगे, उतना ज्यादा उसमें रैंडमनेस होगा, ठीक है। तो अमाउंट में भी डिपेंड करता है। अब हम लोग एंट्रोपी को डिफाइन कैसे करते हैं, जैसे कुछ बारे में बात होती होता क्या है। अब आखिर हम लोग एंट्रोपी को मेजर कैसे करते हैं, तो ds बराबर हमारा क्या होता है, dq, रिवर्सिबल हाइट। और ध्यान दीजिएगा हम एडियाबैटिक की बात करेंगे, फॉर एडियाबैटिक, तो हमारा ds बराबर क्या हो जाएगा, 0, या डेल्टा s बराबर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हमारा q क्या वहां होता है, q बराबर क्या होता है, 0। ध्यान दीजिए एडियाबैटिक में qa 0 होता है तो ds 0 हो जाएगा, या डेल्टा s क्या हो जाएगा, 0। तो पहले तो आप याद रखिएगा कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए डेल्टा s की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। चेंज इन एंट्रोपी क्या होती है, 0 होती है। कौन से प्रोसेस के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो इस चीज को पहले तो आप ध्यान रखिएगा। अगर बाकी प्रोसेस के लिए इसको हम इंटीग्रेट करें, और अगर इसको हम dq को कर सकते हैं du माइनस dw, कर सकते हैं ना फर्स्ट क्लास से। अब इसको हम इंटीग्रेट करें तो हमारा इस तरह का कुछ फॉर्म आता है, और डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। इस तरह का फॉर्म आता है 2.3 mCv log T2/T1 प्लस 2.3 nR log V2/, ये हम लोग का एंट्रोपी आता है, किसी चीज ये हम लोग का एंट्रोपी आता है, एंट्रोपी होता है। अब ध्यान दो, और आइसोथर्मल क्या हो जाएगा, और आइसोथर्मल अगर हम बात करेंगे, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल के लिए क्या हो जाएगा, T2 बराबर T1 होगा, तो T2 बराबर T1 हो जाएगा। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डेल्टा आइसोथर्मल क्या हो जाएगा, 2.3 log V2/, समझ रहे कि नहीं समझ, आइसोथर्मल। उसी तरह अगर हम आइसोकोरिक की बात करें, आइसोकोरिक की अगर हम बात करें, तो आइसोकोरिक में क्या होता है, V2 बराबर वॉल्यूम कांस्टेंट था, तो बराबर हो जाएगा। तो अब डेल्टा एस हमारा क्या हो जाएगा, 2.3 mCv log T2/, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसी तरह, अच्छा आइसोबारिक, तो ये तो सबके लिए वैलिड, तो आइसोबारिक के लिए वैलिड है। आइसोबारिक के लिए भी पूछेगा तो ऐसे ही कर देना, ये हो जाएगा आइसोबारिक के लिए, ठीक है। तो या इसी को चेंज करोगे तो आइसोबारिक के लिए सीपी का टर्म हो जाता है, फॉर आइसोबारिक, और आइसोबारिक जो हम लोग का डेल्टा एस आता होता है CP log T2/, ये भी होता है। या तो ये भी काम करेगा तो ये भी काम करेगा, मतलब उसी को चेंज करोगे तो ये आ जाएगा। मैं डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है, तो आप लोग को रिजल्ट ध्यान रखेंगे, ठीक है, रिजल्ट ध्यान रखेंगे, फटाफट बन जाएगा। अब हम एक सवाल पढ़ लेते हैं एंट्रोपी में, डायरेक्ट हम लोग कर चुके हैं सारे रिलेशनशिप, आप देख लीजिए जल्दी जल्दी, है। फिर हम लोग एक तो क्वेश्चंस कर लेंगे एंट्रोपी। मैं बिठा दे रहा हूँ सारे रिजल्ट।
अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पे मैं करा रहा हूँ, सब लोग ध्यान देंगे अच्छे से। 1 मोल ऑफ helium gas taken at 300 Kelvin isothermally expanded to 10 liter from 1 liter. Find delta S. क्वेश्चन देखो, 1 मोल ऑफ हीलियम गैस और कितने पे लिए हैं 300 केल्विन और आइसोथर्मली एक्सपेंडेड टू 10 लीटर फ्रॉम 1 लीटर। आपको डेल्टा एस बताना है, तो चलिए डेल्टा एस हम लोग यहाँ निकालते हैं। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे आइसोथर्मल के लिए? मैं बताया था 2.3 एनआर लॉग V2/V1। हम किससे मतलब नहीं रखेंगे, टेम्परेचर से कोई रोल ही नहीं है टेम्परेचर का। तो 2.3 मोल कितना है 1। देखिए आर को आर के टर्म में छोड़ देते हैं, लॉग V2 10 एक्सपेक्टेड टू 10 लीटर V2 होगा बटे में 1 लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, हम लोग आ जाएगा 2.3 आर जूल पर केल्विन। ये यूनिट है, यूनिट कैसे? तो ds बराबर ये क्या दिखाएंगे थे dq/t। तो ये किस में होगा जूल में और ये किस में होगा केल्विन। तो जूल पर केल्विन यूनिट होगी कि नहीं होगी यूनिट का। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो यूनिट होती है एंट्रोपी को क्या होती है जूल पर केल्विन होती है। आप समझ गए होंगे कि एंट्रोपी पे सवाल आएगा तो कैसे कैसे हम लोगों को करना है, ठीक है। तो आइडियल गैस के लिए एंट्रोपी का हम लोग कैसे सवाल आएगा, कैसे कैसे हम लोग करेंगे मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग थोड़ा फेज चेंज के लिए एंट्रोपी कैलकुलेशन करने वाले हैं। फेज चेंज के लिए फॉर फेज चेंज डेल्टा एस कैलकुलेशन। तो जब फेज चेंज होगा तो हम सीधे सीधे जो डेल्टा एस हम लोग बोलते हैं डेल्टा एच बटे इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। जब हम लोग का फेज चेंज हो रहा है, जब हम लोग का वेपराइजेशन हो रहा है, डेल्टा एस वेपराइजेशन की बात करोगे। वेपराइजेशन का मतलब H2O लिक्विड से क्या बनना, H2O गैस बनना। तो यहाँ डेल्टा एच वेपराइजेशन लिखोगे और बटे में टेम्परेचर, ये कौन सा टेम्परेचर होगा TB यानी बॉइलिंग, ठीक है। उसी तरह से अगर डेल्टा एस फ्यूजन की बात करते हो, फ्यूजन जानते हो जब सॉलिड किस में चेंज हो रहा है लिक्विड, H2O सॉलिड से H2O। ऐसा ना H2O के लिए किसी के लिए भी हो सकता है। तो ये हम लोग का हो जाएगा डेल्टा एच फ्यूजन और बटे मेल्टिंग पॉइंट T मेल्टिंग तो इस तरह का छोटा मोटा सवाल हमारा आ जाता है। तो ऐसे ऐसे सवाल हम फेज चेंज के लिए इसी तरह से करते हैं। तो हम लोग को रिलेशनशिप ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सवाल आता है ऐसे, बहुत सारे सवाल हमारे आते हैं, ठीक है। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ और मैं आगे चल रहा हूँ। मैं इसको मिटा के एक क्वेश्चन में इस पे ले लेता हूँ, 2 क्वेश्चन छोटे छोटे ले लेता हूँ क्योंकि सब आए हुए सवाल है। तो मैं कर रहा हूँ डेल्टा एच वेपराइजेशन ऑफ H2 37.3 किलो जूल। फाइंड डेल्टा एस वेपराइजेशन। डेल्टा एच वेपराइजेशन फॉर H2 is 37.3 किलो जूल। फाइंड डेल्टा एस वेपराइजेशन। तो कैसे करोगे? डेल्टा एस वेपराइजेशन बराबर अभी हम फार्मूला बताए हैं, डेल्टा एच वेपराइजेशन बटे में T बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। देखो किलो जूल में है ना, इसलिए मैं जूल में चेंज कर रहा हूँ। जनरली जूल में ही प्रॉपर निकालते हैं, तुम किलो जूल में भी निकाल सकते हो, ऑप्शन में डिपेंड करेगा। बटे 373 ये भाग दे दो, तो
कितना आएगा बच्चा? देखो लेट मत करना, फट से बताना बच्चा तुमको। तो कितना आ जाएगा घटा के 100 जूल पर केल्विन। समझ गया कि नहीं समझ गया? तो ये छोटे मोटे सवाल आते हैं और अगर आएंगे तो इसी हिसाब से आप लोग इसको कर सकते हैं। एक उल्टा सवाल भी मैं करा देता हूँ कि वो भी आया हुआ है ना, मेंस में नीट में दोनों में आया हुआ है। तो दोनों बैच के लिए मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ। मैं जो भी फार्मूले कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उस पर जो भी प्रीवियस ईयर के आए हुए सवाल है, चाहे वो मेंस के हो नीट के हो, दोनों में करवाया जा रहा हूँ। ठीक है, तो एक और सवाल मैं करा रहा हूँ। डेल्टा एच फ्यूजन फॉर molecule A is 300 kilojoule and delta S fusion बराबर 600 जूल पर केल्विन। 600 लिखने बता देना, गलती मत करना, सही से पढ़ना। 600 जूल पर केल्विन। फाइंड मेल्टिंग पॉइंट। तो ये सवाल भी आया। तो उसी अप्रोच जो भी मैं आपको बताया हूं, उसी अप्रोच से इसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो डेल्टा एच बराबर हमारा होगा क्या बताइए? डेल्टा एच बटे टी। तो डेल्टा एच है कितना? 600। ये 300 किलो जूल है, तो इसको जूल में आप चेंज कर लीजिएगा, बटे टी यहां से सोल्व कर लीजिए। तो टी कितना आ जाएगा? 500। समझ गया कि नहीं समझ गया? तो इस तरह से छोटे मोटे सवाल हमारे और आएंगे, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने डेल्टा एस भी निकालना सीख लिया है। हाँ, अब हम लोग केमिकल रिएक्शन के लिए पढ़ लेते हैं। हाँ, केमिकल रिएक्शन डेल्टा एस एंड डेल्टा जी फॉर केमिकल रिएक्शन डेल्टा एच एंड डेल्टा जी दोनों पढ़ लेते हैं। डेल्टा एच भी तुम कर सकते हो, डेल्टा एच भी कर लो, डेल्टा एच कॉमा डेल्टा जी, कुछ भी। तो किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट किसमें चेंज होता है? प्रोडक्ट। और चेंज हमेशा क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर डेल्टा एच रिएक्शन की बात करोगे, डेल्टा एच रिएक्शन की बात करोगे, और चेंज हमेशा क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। और फाइनली आपके पास क्या होता है? प्रोडक्ट। और इनिशियली क्या होता है? रिएक्टेंट। तो जो चेंज होगा रिएक्शन का हो जाएगा डेल्टा एस प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एस रिएक्टेंट। उसी तरह अगर हम डेल्टा जी रिएक्शन की बात करें तो ये भी हमारा हो जाता है डेल्टा जी प्रोडक्ट, डेल्टा जी प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी रिएक्टेंट। उसी तरह हम लोग डेल्टा एच भी हो जाएगा, डेल्टा एच रिएक्शन बराबर डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच रिएक्टेंट। इस तरह से होता है। तो कोई भी रिएक्शन होगा तो हमेशा हम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा। एक छोटा सा सवाल हम लोग करेंगे और इसको हम लोग खत्म करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है। अब हमें कहीं पे कोई दिक्कत है नहीं, तो हम लोग आखिरी सवाल अब इस पे करेंगे। छोटा सा सवाल, आखिरी क्वेश्चन हमारा है। तो मैं लिख रहा हूं x2 प्लस y2 बराबर 2xy। फाइंड डेल्टा एस रिएक्शन, फाइंड डेल्टा एस रिएक्शन। और मैं यहां दिया हूं डेल्टा एस 100 जूल पर केल्विन, डेल्टा एस x2 50 जूल पर केल्विन और डेल्टा एस y2 60 जूल पर केल्विन। ये मैंने दे रखा है। तो जब इसको आप सॉल्यूशन करने जाएंगे बच्चे, तो अभी मैं बताया हूं कि केमिकल रिएक्शन के लिए क्या होता है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो आप जब डेल्टा एस रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन, तो आप प्रोडक्ट में क्या है? तो आप कहेंगे 2 इंटू डेल्टा एस एक्स वाई। है ना, प्रोडक्ट में है
प्रोडक्ट में 2 XY है और माइनस क्या कहेंगे रिएक्टेंट डेल्टा एस एक्स प्लस डेल्टा एस वाई। यही तो कहोगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कहोगे तो ऐसे ही ना कहोगे, बोलो कोई दिक्कत तो है नहीं। तो ये सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 200 माइनस 60 माइनस 50 बराबर 90 जूल, 90 जूल पर केल्विन। तो सब कुछ समझ गए होगे कैसे निकालते हैं। तो डेल्टा एस कैलकुलेशन कैसे कैसे होता है तीनों केस में हमने सीख लिया। अब डेल्टा जी का केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ रिलेशन शुरू करने जा रहे हैं। रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। डेल्टा जी आप जानते हैं गिब्स फ्री एनर्जी होता है और के इक्विलिब्रियम आप लोग जानते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। तो ये दोनों में रिलेशनशिप होता है। डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नोट प्लस 2.3 RT। अब आप ये समझ लोगे डेल्टा जी नोट क्या है। तो ये हमारा होता है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी। अब ये स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, तो ये हम मेजर करते हैं 298 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर, 1 atm प्रेशर। और अगर कंसंट्रेशन है तो 1 मोलर, है ना। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन होता है। तो अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर आप गिब्स फ्री एनर्जी को मेजर करेंगे तो उसी को हम लोग स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। और ये होता क्या है 298 केल्विन, 1 atm प्रेशर एंड 1 मोलर कंसंट्रेशन। इस कंडीशन में अगर मेजर किया जाएगा तो ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ ये समझ में अच्छा क्यू जो है, क्यू हम लोग का होता है रिएक्शन क्विसेंट, रिएक्शन क्विसेंट होता है यार। और क्यू का सिंपली मतलब होता है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और बटे में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। ये क्यू का मतलब होता है वैसे। क्यू इज नथिंग बट रिएक्शन क्विसेंट और ये होता है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड, इसको मैं मिटा देता हूं। अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि एट इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़ चुके हैं कि डेल्टा जी बराबर क्या होता है 0 एंड क्यू बराबर हमारा क्या हो जाता है के इक्विलिब्रियम। जो रिएक्शन क्विसेंट है वही इक्विलिब्रियम पे क्या होता है के इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाता है। तो यहां से हम लोग का जो डेल्टा जी नॉट आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस 2.3 RT लॉग के इक्विलिब्रियम। ये हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है नहीं। ये हम लोग का रिलेशनशिप हो गया डेल्टा जी नॉट और के इक्विलिब्रियम में। तो ये रिलेशनशिप हम लोग को ध्यान रखना है। डेल्टा जी नॉट क्या होता है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, टी टेम्परेचर इन केल्विन, और ये हम लोग का के इक्विलिब्रियम है। तो बाकी सारे टर्म मैं यहाँ बता चुका हूं, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना। अब इसी में हम लोग कुछ केस पढ़ लेते हैं। इफ अगर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू हमारी क्या हो गई 1 हो गई, अगर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 1 हो जाएगी तो आपको पता है कि log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। तो दिस इंप्लाई दैट डेल्टा जी नॉट हमारा क्या हो जाएगा 0। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि जब भी के इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 होगी तो हम लोग का डेल्टा जी नॉट या गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या होती है 0। ये बहुत बार पूछा हुआ है यार कि स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी 0 कब होता है, तो जब के इक्विलिब्रियम क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अब इस रिलेशनशिप को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये केस है जो हमने पढ़ लिया है। अब डेल्टा जी नॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए। डेल्टा जी नॉट को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। यह स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है, तो यह स्टैंडर्ड एंथैल्पी और स्टैंडर्ड एंट्रोपी। तो अगर यहां से इसको हम रिलेट कर देंगे तो दिस इंप्लाइज है डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट बराबर माइनस 2.3 RT लॉग के इक्विलिब्रियम। इसको हटा दें अगर हम लोग और यहां से अगर हम लोग रिलेशनशिप निकालेंगे तो लॉग के इक्विलिब्रियम बराबर हमारा क्या हो जाएगा डेल्टा एच नॉट, होगा नहीं होगा ना,
2.3 RT और प्लस डेल्टा S नॉट बाय 2.3 R। ये हम लोग का रिलेशनशिप मिल जाएगा लॉग के इक्विलिब्रियम किसके टर्म में, H नॉट और S नॉट के टर्म में, है क्या? ये हम लोग का लॉग के इक्विलिब्रियम। और इसको वांट ऑफ इक्वेशन बोलते हैं, वांट ऑफ इक्वेशन। ये वांट ऑफ इक्वेशन होता है, यहां से आपको दिख रहा होगा, दिस इज कॉल्ड एज वांट ऑफ इक्वेशन। अब यहाँ पे अगर हम लोग लॉग के इक्विलिब्रियम और 1/t के बीच में ग्राफ खींचे, किसके किसके बीच में, लॉग के इक्विलिब्रियम और 1/t के बीच में ग्राफ खींचे 1/t, तो ये हम लोग का स्लोप हो जाएगा, दिस बिकम स्लोप, दिस बिकम इंटरसेप्ट, दिस बिकम इंटरसेप्ट। तो यह स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा जिसके 4 ग्राफ पॉसिबल हो सकते हैं, 1 2 3 4। यहां पे इन सब में इंटरसेप्ट मतलब कौन, डेल्टा S नॉट हमारा क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा तो इंटरसेप्ट ऊपर चला जाएगा यार, क्योंकि 2.3 R तो हमेशा पॉजिटिव। इधर वाले केस में हमारे पास डेल्टा S नॉट क्या है, निगेटिव। निगेटिव होगा तो नीचे चला आएगा यार। उसी तरह स्लोप की बात है, यहाँ स्लोप हमारे पास क्या है, डेल्टा H नॉट बाय 2.3 R है, तो अगर डेल्टा H नॉट क्या हो जाएगा, लेस देन 0, ये एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, तो हम यही कह सकते हैं फॉर एक्सोथर्मिक, फॉर एक्सोथर्मिक डेल्टा H नॉट क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो स्लोप हम लोग का क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा H नॉट, निगेटिव हो जाएगा ना, 2.3 R, मतलब ये क्या हो जाएगा, डेल्टा H नॉट बाय 2.3 R, मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो स्लोप अगर हम बात करेंगे तो स्लोप हम लोग का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये निगेटिव में आएगा। डेल्टा H नॉट निगेटिव आएगा एक्सो के लिए, है ना, एक्सो के लिए डेल्टा H नॉट क्या होता है, निगेटिव, तो स्लोप हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो ये पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप का मतलब ऊपर जा रहा है, तो ये होगा। अब ये वाला स्लोप क्या हो जाएगा, तो यहाँ डेल्टा H नॉट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, ये इंडो के लिए हो जाएगा यार, इंडो। यहाँ पे भी स्लोप पॉजिटिव है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, डेल्टा H नॉट लेस देन 0, और यहाँ पे डेल्टा H नॉट ग्रेटर देन 0, ठीक है, सॉरी ये ग्रेटर देन 0, इंडो। तो 4 ग्राफ मिलेंगे, 2 बार स्लोप की वजह से और 2 बार इंटरसेप्ट की वजह से। फिर से ध्यान, इंटरसेप्ट की वजह से 2 बार, तो देखो इंटरसेप्ट पॉजिटिव तो ऊपर, इंटरसेप्ट निगेटिव तो नीचे, स्लोप पॉजिटिव तो ऊपर, स्लोप निगेटिव तो नीचे, ऊपर नीचे, यही है। तो 2 बार स्लोप पॉजिटिव स्लोप निगेटिव होगा तो ग्राफ ऊपर और नीचे जाएगा, उसी तरह इंटरसेप्ट पॉजिटिव निगेटिव होगा तो ग्राफ ऊपर और नीचे होगा, ठीक है। तो ये 4 ग्राफ होता है, केस आप ध्यान रखिएगा कहां पे क्या क्या हो रहा है। ये चारों ग्राफ मैंने एक साथ खींच दिया और ये भी पूछा हुआ है, ठीक है ना, तो स्लोप और इंटरसेप्ट का हो जाता है, ठीक है। अब इसमें एक ग्राफ और हम लोग यहीं पे एक क्वेश्चन कर देते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग एक ग्राफ और देख लेते हैं। इसको अभी मिटा देता हूं, सारे रिलेशनशिप हम लोग के पास आ चुके हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूं, क्योंकि सारे रिलेशनशिप हमारे पास आ चुके हैं। एक सिंपल सा सवाल मैं करा देता हूं इसमें, उसके बाद तब हम लोग इसको डिटेल में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन हम लोग का है, क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी के साथ इक्विलिब्रियम में है, टेम्परेचर इज 298 केल्विन, डेल्टा S नॉट इज 0.1 किलो जूल पर केल्विन, डेल्टा H नॉट जो है दैट इज 29.8 किलो जूल, -29.8 किलो जूल, -29 और ये है 0.1 किलो जूल। आपको बताना है फाइंड डेल्टा G नॉट एंड के इक्विलिब्रियम, यही आपको यहाँ बताना है इस क्वेश्चन में। तो अभी हमने पढ़ा है यहाँ पे कैसे इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो अभी हमने यहाँ पढ़ा है कि जो डेल्टा G नॉट हमारा होता है वो हमारा क्या होता है,
डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट, पढ़े कि नहीं पढ़े? तभी हम लोग पढ़े। तो डेल्टा एच नॉट हमारा क्या है 29.8 है, ये माइनस में है, ये माइनस होगा। टेम्परेचर हमारा 298 और इधर भी हम लोग का माइनस में है, ये माइनस में है, कितना है 0.1 है। और अच्छी बात है कि किलो जूल पर केल्विन में, ये भी किलो जूल है, ये भी किलो जूल में है। तो जब जूल किलो जूल है तो यूनिट चेंज करेंगे, दोनों किलो जूल में यूनिट चेंज करने का जरूरत नहीं है, कि हो जाएगा -29.8 और ये हो जाएगा +29.8 और ये क्या आ जाएगा 0 आ गया। तो डेल्टा जी नोट क्या हो गया 0 और डेल्टा जी नोट बराबर होता क्या है -2.3 RT log K इक्विलिब्रियम। और अगर ये 0 है तो इसका क्लियरली मतलब है K इक्विलिब्रियम क्या होगा, वो नहीं मैं दिखवाया भी था पहले, जब तक ये 1 नहीं होगा तब तक इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। तो दिस इंप्लाइज है यहाँ पे K इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। समझ रहे हैं नहीं समझ? तो डेल्टा जी नॉट 0 तो K इक्विलिब्रियम 1। तो इस तरह से सवाल आएगा तो हम लोग बना देंगे कि नहीं बना देंगे? छोटे मोटे सवाल आते हैं हम लोग बना देंगे। एक और सवाल मैं आपको करा दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, तब हम लोग कुछ और क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बड़ा ही आसान है ना, कुछ भी करना नहीं है, वेरी आसान क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है, H2 H प्लस OH माइनस, ये रिएक्शन हो रहा है। टेम्परेचर हमने दिया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आपसे पूछ रहा है फाइंड डेल्टा जी, फाइंड डेल्टा जी, यही हम लोग का क्वेश्चन है, फाइंड डेल्टा जी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा रिएक्शन है भाई और हम कैसे डेल्टा जी नोट निकालेंगे, टेम्परेचर दिया हुआ है बस। तो देखो यार यहाँ ये साइन किसका, ये इक्विलिब्रियम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा तुमको? कि इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम दिख रहा है। कभी भी इक्विलिब्रियम का साइन है तो डेल्टा जी नोट बराबर, सॉल्यूशन करने जा रहा हूं, कभी भी तुमने इक्विलिब्रियम का साइन दिखा तो डेल्टा जी नोट में एक ही रिलेशनशिप होता है -2.3 RT log K इक्विलिब्रियम। और ये अगर वाटर का K इक्विलिब्रियम है तो यहाँ K इक्विलिब्रियम क्या होगा KW हो जाएगा। KW तुम लोग पढ़े होंगे कि जब वाटर डिसोसिएट करता है H प्लस और OH माइनस में तो इसको हम लोग KW बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या बोलता है KW। और एट 25 डिग्री KW की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻14 होती है, आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ से डेल्टा जी नोट निकाल लिया जाए, हो जाएगा -2.3, R को R छोड़ देते हैं 298 log 10⁻⁻14, तो 14 बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा +2.3 into R into 298 into 14। आप सोल्व कर लीजिएगा, जूल या किलो जूल जैसे जैसे रहेगा आप क्या कीजिएगा सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से छोटे मोटे सवाल हम लोग को वहां पे एग्जाम में आएंगे और जैसे जैसे सवाल हम लोग का एग्जाम में आएगा उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे इसको अप्रोच करेंगे, ठीक है ना। तो सारे बच्चे समझ गए हैं कि किस तरह से वहां क्वेश्चन आएगा और अगर किस तरह का क्वेश्चन आएगा तो किस तरह से हम लोग उसको क्या करना है अप्रोच करना है एग्जाम में, क्योंकि ये जानना जरूरी है। जब तक हम लोग जानेंगे नहीं तब तक हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन को लगा नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो ये है। और अभी हमने एक रिलेशनशिप भी आपको लिखा था डेल्टा डायरेक्ट के इक्विलिब्रियम में, हमने क्या लिखा था कि लॉग के इक्विलिब्रियम बराबर हमने क्या लिखा था ध्यान दीजिए, डेल्टा H नॉट 2.3 RT प्लस डेल्टा H नॉट 2.3 R। तो इस कॉन्सेप्ट पे भी कुछ सवाल एग्जाम में आ जाते हैं, है ना, कंपेयर करने वाले। तो बाकी सब तो मैं बता चुका हूं, इस पे भी हम लोग एक आध सवाल कर लेते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन सिंपल सा दे रहा हूं, लॉग के इक्विलिब्रियम बराबर -2000/t प्लस 10। फाइंड के इक्विलिब्रियम है, फाइंड डेल्टा H नॉट एंड डेल्टा S नॉट। ये हम लोग को बताना है, इस तरह से हम लोग को दिया हुआ क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन, और ये हम लोग को बताना है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई सवाल आएगा तो इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके ही बनाएंगे। तो जब वो जो 10 है वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डेल्टा S नॉट बाय 2.3 है और ये -2000 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। इक्वेशन याद रहेगा तभी आप कर पाओगे। तो कंपेयर करोगे
तुमको साफ साफ दिख रहा है कि जो डेल्टा एस नॉट बाय 2.3 आर हो तुमने क्या दे रखा है 10, तो दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा एस नॉट डायरेक्ट तुम कह दोगे 2.3 into r into 10 जूल पर केल्विन, ठीक है बच्चा। उसी तरह जब इसको कंपेयर करोगे तो तुम कहोगे माइनस डेल्टा एस नॉट 2.3 आर बराबर माइनस 2000, कहना दिया हुआ है माइनस 2000 इधर से माइनस, तो दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा एच नॉट जो तुम कहोगे वो कितना कर दोगे 2000 इंटू 2.3 इंटू आर, तो ये हम लोग कहोगे। तो इस तरह से कंपेयर करने वाले भी सवाल एग्जाम में आते हैं, हमारे अगर आएंगे तो यही ये प्रोसेस हम लोग उसको क्या है सोल्व आउट करेंगे। तो ये हमने डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन किए थे और हमने दोनों में रिलेशनशिप को समझा था, है ना। अब कई बार बहुत बेसिक वाले सवाल हमारे आ जाते हैं, तो उस सवाल को देख लिया जाए कैसे हम लोग उसको अप्रोच करें, ठीक है। बहुत बेसिक वाले सवाल आ जाते हैं, जैसे जो हमने डेल्टा जी पढ़ा था, बिल्कुल जैसे हमने पढ़ा है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो अगर हम यहाँ पे ग्राफ खींचे डेल्टा जी और टेम्परेचर के बीच में, अगर डेल्टा जी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ खींचा जाए बच्चों, तो यहाँ भी 4 ग्राफ बनेगा, यहाँ भी 4 ग्राफ बनेगा। तो देखो ये इंटरसेप्ट हुआ इस बार, इंटरसेप्ट का काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है स्लोप का काम कर रहा है, ठीक है। तो देखो कैसे ग्राफ बन सकता है 1 2 3 बनेगा ना, डेल्टा जी और टी के बीच में ग्राफ खींच रहा है, ठीक है। तो ये क्या है इंटरसेप्ट पॉजिटिव, तो जब डेल्टा एच क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0 मतलब इंडो के लिए ऐसा ग्राफ हो जाएगा, और ये इंटरसेप्ट निगेटिव इंटरसेप्ट लेस देन 0 को क्या इंटरसेप्ट निगेटिव है क्योंकि 0 लिखे हैं ना, और ये डेल्टा जी है इधर डेल्टा जी, और इंटरसेप्ट निगेटिव इंटरसेप्ट हमारा निगेटिव है ना, तब डेल्टा जी लेस देन 0 तो एक्जो के लिए हो जाएगा, है ना। अब स्लोप देखो यार, स्लोप का काम हमारा कौन कर रहा है माइनस एस, ये हमारा स्लोप है माइनस एस। तो अब अगर डेल्टा एस क्या हो जाएगा निगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डेल्टा एस निगेटिव तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ऊपर का स्लोप, यहाँ पे डेल्टा एस हो जाएगा पॉजिटिव तो नीचे, फिर यहाँ जब डेल्टा एस निगेटिव तो ऊपर और डेल्टा एस पॉजिटिव तो नीचे, इस तरह से हम लोग का हो गया। तो डेल्टा जी और डेल्टा एस के बीच में ग्राफ, टेम्परेचर के बीच में ग्राफ था, तो ये केस भी ध्यान रखना, एग्जाम में अक्सर पूछ देता है कौन होगा कौन नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ये सब भी पूछता है कभी, ठीक है। स्लोप और इंटरसेप्ट वगैरह न्यूमेरिकल्स में करा चुका हूं, ठीक है। तो कई बार आपसे क्या है, अब हम लोग साइन ही पढ़ेंगे कि साइन, बाकी तो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे साइन ऑफ डेल्टा जी डेल्टा एच एंड डेल्टा एस, क्यों बहुत सारे क्वेश्चन में साइन के लिए पूछता है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं साइन ऑफ डेल्टा एच डेल्टा एस एंड डेल्टा जी, ठीक है। तो साइन पे हम लोग देखते हैं कि साइन पे क्या हाल चाल होता है, यानी डेल्टा एच डेल्टा जी और डेल्टा एच का साइन कैसे कैसे रिएक्शन पे वेरी करता है। तो पहले तो ये ध्यान दिया जाए, हम लोग केस बनाते हैं, केस फर्स्ट फॉर एक्जोथर्मिक का मतलब हमारा हो गया डेल्टा एच निगेटिव। तो अगर देखो, अगर डेल्टा जी बराबर हमने पढ़ा है डेल्टा एच माइनस टू डेल्टा एस, और अगर ये निगेटिव हो गया यार, और इफ डेल्टा एस हो गया पॉजिटिव और अगर ये क्या हो गया पॉजिटिव, तो ओवरऑल तो ये निगेटिव ही क्वांटिटी है ना, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। ये अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है और तो ये हमारा अगर निगेटिव है, तो टी डेल्टा एस हमारा क्या होगा निगेटिव ही होगा, इधर भी निगेटिव, तो अल्टीमेटली हमको क्या मिलेगा निगेटिव माइनस निगेटिव, दो निगेटिव को जोड़ेंगे तो निगेटिव ना मिलेगा, ध्यान देना अच्छे से। एक्जोथर्मिक में कह रहा हूं डेल्टा एच निगेटिव और डेल्टा एस को मैंने कर दिया पॉजिटिव, ठीक है। तो पहला भी निगेटिव दूसरा भी निगेटिव, तो दोनों निगेटिव, तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा डेल्टा जी निगेटिव, दैट इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। तो इस कंडीशन को याद रखना, अगर एक्जोथर्मिक में डेल्टा एस क्या हो गया पॉजिटिव हो जाएगा,
तो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो भाई पॉजिटिव है लेकिन पहले निगेटिव है तो पहला भी निगेटिव दूसरा भी निगेटिव, तो ओवरऑल हमारा क्या मिलेगा? निगेटिव। और रिएक्शन हमारा ऑलवेज क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। तो पूछता है कि एक्टोथर्मिक रिएक्शन अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगा? तो हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा, हमेशा। अब हम लोग दूसरा केस इसमें पढ़ लेते हैं, एंडोथर्मिक। डेल्टा एस हम लेते हैं पॉजिटिव और हम यहाँ डेल्टा एस को ले लेते हैं निगेटिव। डेल्टा एस निगेटिव, केस 2 पर डेल्टा एस निगेटिव। तो ध्यान दो, पहला पॉजिटिव है और डेल्टा एस हमारा क्या है? निगेटिव। तो निगेटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो पहला पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव तो ओवरऑल पॉजिटिव। तो डेल्टा जी पॉजिटिव है ना, दैट इज, है ना, दैट इज हो जाना चाहिए ना, दैट इज always, that is, yeah, this implies that, this implies that the reaction always non spontaneous, reaction always non spontaneous, कभी भी रिएक्शन होगा ही नहीं। अगर डेल्टा एस पॉजिटिव हो गया, डेल्टा एस पॉजिटिव और एंट्रोपी चेंज क्या हो गया? निगेटिव, तो डेल्टा जी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, ये रिएक्शन कभी भी नहीं होगा। तो ये दो केस हम लोग को ध्यान रखना है। इन दो केस में समझ रहे हैं, रिएक्शन कभी नहीं होता अगर टेम्परेचर का कोई रोल नहीं होता। टेम्परेचर को आप चेंज कीजिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कभी रिएक्शन नहीं होगा। और जिसका पहले केस बताया तो किसी भी टेम्परेचर में हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का मतलब ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई केस है तो वहां टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। इसके बाकी केस में टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर होगा, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे होगा। लेकिन इन दोनों केस में टेम्परेचर का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। तो ये दोनों मैं बता दिया। अब हम लोग आगे तो आप लोग डिस्कस कर ही सकते हैं। एक सिंपल सा सवाल हम लोग बता देते हैं आपको, एक सिंपल क्वेश्चन भी हम करा देते हैं इसमें, है ना। क्वेश्चन मैं बता ही देता हूं। फॉर exothermic reaction, if delta is negative, then for exothermic reaction, if delta is negative, then reaction is spontaneous. Then reaction is spontaneous act. Then reaction is spontaneous act. पहला मैं कर रहा हूं डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। दूसरा मैं कह रहा हूं डेल्टा एच बराबर टी डेल्टा एस। तीसरा मैं कह रहा हूं टी डेल्टा एस ग्रेटर देन डेल्टा एच। और आखिरी मैं कह रहा हूं ऑलवेज। ये चार ऑप्शन मैंने दिया है। For exothermic reaction, if delta is negative, then reaction is spontaneous act. जब डेल्टा एच टी डेल्टा एस से बड़ा हो जाए या डेल्टा एच टी डेल्टा एस के बराबर हो जाए या टी डेल्टा एस बड़ा हो जाए, क्या होगा इसके लिए? तो चलिए ऐसे अगर कोई भी सवाल आता है तो बेसिक से हम लोग करेंगे। हम लिखेंगे डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अब देखिए ये हमारा क्या है? निगेटिव दिया हुआ है। अच्छा, ये भी हमारा क्या दिया है? निगेटिव दिया है। तो निगेटिव निगेटिव अल्टीमेटली ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। ये वाला क्वांटिटी क्या आ जाएगा? अल्टीमेटली पॉजिटिव। इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव आ जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। अब अगर रिएक्शन आपको क्या कराना है? स्पॉन्टेनियस, इट मींस फॉर स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए? निगेटिव। स्पॉन्टेनियस बता चुका हूं तभी होता है जब डेल्टा जी क्या होना चाहिए? निगेटिव। निगेटिव कब होगा? जब एक साइड में निगेटिव एक साइड में पॉजिटिव हो, कब होगा? जब निगेटिव ज्यादा, तब ना। मान लो -10 प्लस 5 है तो अल्टीमेटली -5 आएगा कि नहीं आएगा? तो जब निगेटिव वाला बड़ा हो जाएगा पॉजिटिव से तो आ जाएगा। तो डेल्टा जी निगेटिव, दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा एच निगेटिव वाला टी डेल्टा एच से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। मतलब कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। समझ गए होंगे आप लोग बहुत आराम से। देखो जब निगेटिव हो जाएगा -10 से +5 तो अल्टीमेटली माइनस आ जाएगा। तो अगर ऐसा हाल चाल रहेगा तो ये हो जाएगा, पहला ऑप्शन होगा। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आएगा तो हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो साइन के हिसाब से था। अब कई बार जो क्वेश्चन हमारे मिलते हैं, यहां तो मैंने बता दिया था
कि क्या एक का साइन था डेल्टा एच और डेल्टा एस का मैंने साइन दिया और डेल्टा जी का आपसे साइन पूछ दिया। अब करियर के बाद केवल रिएक्शन देके आपसे साइन पूछता है ना, तो आपसे पूछेगा, मैं क्वेश्चन को इसको समझा देता हूं। फाइंड साइन ऑफ ऑल थ्री in these reactions तो ध्यान रखना। अब तुमसे मैं कह रहा हूं फाइंड साइन ऑफ ऑल दीज थ्री, इन तीनों का साइन बताना है तुमको इन सब रिएक्शन में। पहला रिएक्शन मैंने लिखा है PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस बराबर PCl5 गैस, पहला। दूसरा मैंने लिखा है CaCO3 सॉलिड बराबर CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, ये दूसरा मैंने लिखा। फिर मैंने लिखा है तीसरा CO गैस प्लस हाफ O2 गैस बराबर CO2 गैस, ये हमने तीसरा लिखा। फिर मैंने लिखा है चौथा C सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस बराबर CO गैस, ठीक है। फिर हमने लिखा है कंबसन रिएक्शन इन ऑटो समझते हो ना, ये जो हम लोग चलते हैं ऑटो इंजन में कर देता हूं, ऑटो कंबसन रिएक्शन इन ऑटो इंजन, ये आया हुआ सवाल है। तो ये मैंने 5 ऑप्शन क्वेश्चन दिए हैं, इन सब में आपको बताना है डेल्टा जी और डेल्टा एच का साइन क्या क्या है। हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि डेल्टा जी और डेल्टा एच का साइन कैसे कैसे होगा। देखिए पहला रिएक्शन जो है वो किस तरह का रिएक्शन है, यहाँ ये दोनों मिल रहे हैं कि नहीं, ये दोनों मिल के एक नया कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, निगेटिव। बॉन्ड फॉर्मेशन पे एनर्जी रिलीज होती है तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव। डेल्टा एच निगेटिव हो जाएगा, डेल्टा एच निगेटिव हो जाएगा, ठीक है बच्चे। अब देखा जाए डेल्टा एच की बात किया जाए तो इधर कै मोल है बताइए, 2 मोल है, और 2 मोल गैस से हम कितना मोल गैस बना रहे हैं, 1 मोल गैस बना रहे हैं। 2 मोल गैस से 1 मोल गैस बना रहे हैं, यानी ज्यादा गैस से कम गैस बना रहे हैं, तो डेल्टा एस भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। हाँ, अगर दोनों निगेटिव है तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, डेल्टा जी हो जाएगा T डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, है ना। डायरेक्ट हम नहीं बता सकते, अभी मैंने केस बताया है आपको जस्ट। अगर ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ हम नहीं बता पाएंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। अब अगला देख लीजिए, अगला यहाँ देखिए, अगला आप लोग यहाँ देखिए अच्छे से। अब यहाँ पे क्या है, बॉन्ड बन रहा है कि बॉन्ड टूट रहा है, पहला आप समझ गए होंगे, तो पहला मैं मिटा देता हूं। मैंने 4 सवाल लिया ताकि अच्छे से आपको मैं समझा सकूं, आप अच्छे से समझ सकें। पहली बार में आप मुझे बताइए, यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है कि बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन। कुछ टूट रहा है ना भाई, कुछ तो टूट रहा है। ऐसे में गर्म करेंगे तभी तो टूटेगा, यहाँ गर्म किया जाता है तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ गैस बन रहा है, सॉलिड से क्या बना रहे हैं, गैस बना रहा है। यहाँ डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, पहला भी पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव, तो डेल्टा जी भी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट, डिपेंडेंट हो जाएगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, डिपेंडेंट, हाँ दैट लिखना, डिपेंडेंट लिखो अच्छे से, डिपेंडेंट लिख तो लिखना, टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक। अब यहाँ देख लिया जाए दूसरा, क्योंकि जब तक ऐसे होगा नहीं तब तक उसी हिसाब से होगा। अब हम लोग तीसरा देख लेते हैं, थर्ड। ये हमारा देखिए कंबसन रिएक्शन है, यहाँ भी 2 लोग जुड़ के एक बना रहे हैं, कंबसन रिएक्शन है। तो यहाँ डेल्टा एच हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव, डेल्टा एच निगेटिव, समझ रहा है क्या, समझ रहा है। डेल्टा एच देख लीजिए, यहाँ कितना मोल गैस है, 1.5, और इधर कितना मोल है, 8 मोल, 1.5 मोल है, इधर 1.5 मोल है, इधर 1 मोल है। इसका मतलब यहाँ डेल्टा एच भी क्या है, निगेटिव, लेस देन 0,
डेल्टा एच लेस देन 0 होगा। क्यों लेस देन 0 होगा बच्चा? क्लियरली तुमको दिख रहा है कि 1.5 मोल से 1 मोल बना रहे तो मोल घटा दिए ना, मोल घटा दिए तो ड्रॉपिंग घट जाएगी यार, ठीक है। तो यहाँ पे भी अब डेल्टा जी टेम्परेचर डिपेंडेंट, डेल्टा जी हो जाएगा टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। घबराना नहीं है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ भी देखो ये भी कंबशन है, दिस इज आल्सो कंबशन रिएक्शन, कंबशन ही है, कार्बन को हम जला रहे हैं तो जब भी किसी चीज को जलाएंगे तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा? नेगेटिव। कंबशन रिएक्शन किसी को जलाते हैं तो एनर्जी निकलती है। अब यहाँ देखो आधा मोल है, उधर 1 मोल है, आधा मोल है। देखो गैस का मोल देखते हैं, सॉलिड से कोई मतलब नहीं, मैं पहले बता चुका हूं एंट्रोपी में सॉलिड से कोई मतलब नहीं है। गैस को हम देखेंगे, आधा मोल से 1 मोल गैस बना रहे हैं, मतलब मोल के गैस को बढ़ा रहे हैं तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और ये केस में बता चुका हूं कि अगर डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एच पॉजिटिव तो डेल्टा जी नेगेटिव ऑलवेज, यानी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। ये केस में बताया हूं कि अगर एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव तो ऑलवेज ऑलवेज नेगेटिव हो जाएगा। मैं बताया हूं, आप रेफर कीजिएगा थी। तो यही सवाल एग्जाम में पूछता है जो मैंने बताया, ठीक है। ऐसा ही पूछता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट वाला नहीं पूछता है, जनरली यही पूछता है। अब यहाँ भी कंबशन रिएक्शन, कंबशन होगा तो बताओ डेल्टा एच नेगेटिव और कंबशन होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी भी बढ़ जाएगी, रैंडमनेस बढ़ जाएगा तो डेल्टा एच पॉजिटिव, तो डेल्टा जी यहाँ पे भी क्या होगा? नेगेटिव, ऑलवेज वाला है केस, है ना। तो कंबशन रिएक्शन में इन जनरल हीट निकलता है, टेम्परेचर बढ़ता है, एंट्रोपी पॉजिटिव होता है तो डेल्टा जी क्या होता है? नेगेटिव, मतलब अपने आप होता रहता है। तो देखिए हमने मिला जुला के थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पढ़ लिया है, सारे क्वेश्चन भी हमने कर लिए हैं। अब थर्ड लॉ में हम लोग को कुछ नहीं पढ़ना है, हम लोग को थर्ड लॉ का सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ना है, हम लोग को सिर्फ थर्ड लॉ का स्टेटमेंट पढ़ना है। तो मैं लिख दे रहा हूं थर्ड लॉ, थर्ड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये कुछ नहीं कहता है, कहता है एक्ट एब्सोल्यूट जीरो, एट एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब जीरो केल्विन, जीरो केल्विन। एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन मटेरियल इज जीरो। एट एब्सोल्यूट जीरो मतलब जीरो केल्विन एंट्रोपी किसी भी क्रिस्टलाइन मटेरियल जो परफेक्ट सॉलिड है उसका जीरो हो जाएगा। और एंट्रोपी जीरो होने का मतलब हो गया नो एनी टाइप ऑफ मोशन, नो एनी टाइप नो एनी टाइप ऑफ मोशन, नो एनी टाइप ऑफ मोशन। तो ये भी कहता है कि थर्ड लॉ, ये थर्ड लॉ का स्टेटमेंट है, कहता है कि जीरो, ये थर्ड लॉ क्या कहता है? तो जीरो केल्विन पे ऑल मॉलिक्यूलर मोशन सीजेज, मतलब किसी तरह का मोशन नहीं होता, हर तरह का मोशन क्या है? खत्म हो जाता है। यही थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट है। और हम लोग को सिर्फ स्टेटमेंट तक ही थर्ड लॉ को पढ़ना है, उससे ज्यादा हम लोगों को पढ़ना नहीं, ठीक है। तो हमने थर्ड लॉ भी कवर कर लिया, ये भी डायरेक्ट पूछा हुआ है ना। तो हमने थर्मोडायनामिक्स के सारे लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ सारे हमने कवर कर लिए। सब पे क्वेश्चन भी जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो हमने कर लिए हैं लगभग। तो आप लेक्चर देखने के बाद और क्वेश्चन बनाने के बाद जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे तो किसी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। अब आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थर्मोकेमिस्ट्री। तो देखिए हम लोग ने थर्मोडायनामिक्स पढ़ लिया, थर्मोडायनामिक्स हमने पढ़ लिया, सारे पार्ट हमने पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री का मतलब हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो यहां हम लोग पढ़ेंगे हीट एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे थर्मोकेमिस्ट्री में थर्मोकेमिकल रिएक्शन के बारे में। थर्मोकेमिकल रिएक्शन सबसे पहले जो हम लोग इसे पढ़ना, हम लोग को पढ़ना है थर्मोकेमिकल रिएक्शन कि आखिर थर्मोकेमिकल रिएक्शन होता क्या है।
तो थर्मोकेमिकल रिएक्शन होता है दीज आर रिएक्शन where a state and a state of a species and heat exchange is mentioned in reaction. तो उस तरह का रिएक्शन होता है जहां पे हम लोग को स्टेट मेंशन हो और साथ में क्या मेंशन हो, हीट ऑफ रिएक्शन भी मेंशन हो। जैसे एग्जांपल की बात कर लो, जैसे इसकी बात करो H2 प्लस हाफ O2 बराबर H2। अब तुम इसको थर्मोकेमिकल रिएक्शन के कैटेगरी में लाओगे क्या? नहीं, यहाँ तुमको पता नहीं है कौन लिक्विड है कौन सॉलिड है, कितना हीट निकल रहा है, कुछ भी पता नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं कहेंगे। और इसी रिएक्शन को हम लोग ऐसे करेंगे H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस बराबर H2O लिक्विड, और यहाँ हमने लिख दिया डेल्टा H बराबर -30 किलो जूल, ऐसा कुछ। अब ये है कि नहीं? बिल्कुल। नाउ इट इज ए थर्मोकेमिकल रिएक्शन, क्योंकि स्टेट भी हमको पता है और साथ में क्या है, हीट एक्सचेंज भी पता है। तो किसी भी रिएक्शन में अगर हमें पता होता है, क्या क्या पता होता है, हीट एक्सचेंज पता होता है, हाँ, और साथ में क्या पता होता है कि स्टेट क्या है रिएक्टेंट प्रोडक्ट का, उसी को हम लोग थर्मोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे। कितने टाइप के थर्मोकेमिकल रिएक्शन होते हैं? तो दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स आप लोग जानते हैं, बस खाली नाम में लिख दे रहा हूं। पहला एक्सोथर्मिक, यहाँ पे हीट क्या होता है, रिलीज्ड एंड डेल्टा एच हमारा क्या होता है, नेगेटिव। दूसरा होता है एंडोथर्मिक होता है, यहाँ पे हीट क्या होता है बताइए, एब्जॉर्ब एंड डेल्टा एच हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो हम लोग एक सिंपल सा सवाल आप में आपको बता दें। जैसे अगर ऐसे लिखा है A गैस बराबर B गैस, और अगर लिखा है डेल्टा H -20 किलो जूल, तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि हाँ भाई डेल्टा H नेगेटिव होगा, हीट रिलीज हो रहा है, कैसा होगा कि एक्सोथर्मिक। ठीक है, और इसी ने अगर इसको ऐसे कर दिया A गैस बराबर B गैस प्लस 30 किलो जूल, रिएक्शन के साथ में ये कर दिया A गैस प्लस B गैस बराबर प्लस 30 किलो जूल। अब तुमसे पूछ दिया है कि इंडो है कि एक्सो है ना, तुमसे पूछ दिया कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। ठीक है, तो अब तुम सोचोगे यहाँ पर ये तो प्लस है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, इंडो कर देते हैं ना, प्लस 30 है तो इंडो कर देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो क्या डेल्टा एच नहीं दिया हुआ है, ये सीधे कह रहा है प्लस 30 मतलब 30 जूल क्या इसमें हीट बना, या हीट क्या हुआ, रिलीज हुआ हीट। तो अगर साथ में प्लस 30 है, इसका मतलब यहाँ डेल्टा एच एक्चुअली में क्या है, -30 है ना, और एक्चुअली में ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो एक्चुअल, तो ये भी एक्चुअल। समझ गए कि नहीं समझ गए? उसी तरह से अगर इस तरह से कोई कह दिया है A गैस बराबर B गैस -30 किलो जूल, अगर रिएक्शन के साथ में ही कह दिया है -30 किलो जूल, तो एक्चुअली यहाँ पे इसका मतलब 30 एनर्जी घट रही है, एंड दिस इंप्लाई दैट डेल्टा एच बराबर एक्चुअली प्लस 30, और एक ऐसा है इंडो समझ रहे? तो ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन के साथ में ही प्लस कर दिया तो आप समझिएगा एक्सो हीट बना, और अगर रिएक्शन में ही हीट घटा दिया तो मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई। तो ठीक है, तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया है, आगे इसको और हम लोग फर्दर